जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। आदिवासियों के लिए झारखंड सरकार की दर्जन भर से अधिक योजनाएं। झारखंड के आदिवासियों को सशक्त बनाने के लिए दर्जन भर से अधिक योजनाएं संचालित की जा रही है। अनुसूचित जनजाति समुदाय के कमजोर तबके के उत्थान के लिए चिकित्सा, शिक्षा, भोजन से लेकर उनके लिए रोजगार की व्यवस्था और गाँव का विकास तक के करने के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही है। आदिवासी समुदाय के विकास के लिए चलाई जा रही इन योजनाओं का लाभ लाखों लोगों को मिल रहा है। चिकित्सा अनुदान, गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्तियों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को इलाज के लिए अधिकतम 3,000 रुपए तक का चिकित्सा सहायक राशि दी जाती है। गंभीर मामलों में चिकित्सा सहायता देने के लिए 10,000 रुपए तक के अनुदान की स्वीकृति का शक्ति उपायुक्त को दी गई है। जमीन का पट्टा, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत भूमि पट्टा देकर एसटी समुदाय को लाभान्वित किया जा रहा है। पारंपरिक ग्राम प्रधानों का सम्मान, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पारंपरिक ग्राम प्रधानों को राज्य सरकार द्वारा सम्मान राशि उपलब्ध कराई जा रही है। गाँव का विकास, झारखंड के आदिवासी बहुल गाँव के लिए मुख्यमंत्री एसटी ग्राम विकास योजना है। इसके तहत गाँव को शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य और अन्य विकास योजनाओं से जोड़कर विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। वैदिक सहायता, सिविल, क्रिमिनल, फौजदारी व राजस्व मुकदमों पर खर्च वहन करने के लिए गरीब अनुसूचित जाति के सदस्यों को प्रति मुकदमा पर सुनवाई के लिए 125 रुपए से 1250 रुपए प्रति दैनिक शुल्क अलग अलग दैनिक न्यायालयों के लिए निर्धारित किया गया है। अत्याचार से राहत, गैर अनुसूचित जनजाति द्वारा अनुसूचित जाति के सदस्यों पर अत्याचार करने की स्थिति पर उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। छात्रावास, स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए एसटी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। विद्यार्थियों को उपस्कर, बर्तन व खेल कूद की सामग्री भी प्रदान की जाती है। साइकिल वितरण, सरकारी विद्यालयों में कक्षा 8 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल दिया जाता है। मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना, आदिम जनजाति परिवारों को प्रत्येक माह 35 किलो मुफ्त अनाज उनके घर तक जाकर उपलब्ध कराया जाता है। इस ऐप को अपने स्मार्टफोन में कर ले डाउनलोड। जंगली हाथियों के आने की सूचना मिल जाएगी समय से पहले। बोकारो वन विभाग ने जंगली हाथियों से बचाव के लिए एक नई तरकीब की खोज की है, जिससे जंगली हाथियों के गांव में पहुंचने से पहले ही ग्रामीणों और वन कर्मियों को इसकी जानकारी मिल जाएगी। उक्त बातें हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल के डीएफओ विकास कुमार उज्जवल ने कही। उन्होंने कहा कि झुमरा पहाड़ व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली हाथियों का विचरण होता रहता है। इस दौरान जंगली हाथियों का झुंड खेतों में लगे अनाज और आवास को क्षति पहुंचाते हैं। कई बार जान भी जोखिम में रहता है। इन सभी घटनाओं से बचने के लिए वन विभाग हमारी हाथी ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को वन कर्मी समेत सभी लोग अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कर लें। इस एप्लीकेशन के डाउनलोड करने से जंगली हाथियों के आगमन की सूचना 20 किलोमीटर दूर रहने पर ही मिल जाएगी। जैसे ही जंगली हाथी 5 किलोमीटर की रेडिएशन में पहुंचेंगे तो मोबाइल में घंटी बजने लगेगी, जिससे सभी लोगों को पता चल जाएगा कि जंगली हाथियों का झुंड करीब पहुंच चुका है, जिससे सभी लोग सतर्क हो जाएंगे। ज्ञात हो कि बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड अंतर्गत आने वाले 7 पंचायत में झुमरा पहाड़, भीतिया, चेयाटाड़, अमन जैसे कई पहाड़ हैं। इन क्षेत्रों में जंगली हाथियों का आगमन होता रहता है। यह क्षेत्र हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल के अधीन आता है। गोमिया वन क्षेत्र पदाधिकारी सुरेश राम के दिशा निर्देश पर वन कर्मी गाँव के अधिकतर लोगों को इस ऐप के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सरायकेला के ये आदिवासी युवा अलग अलग क्षेत्रों में लहरा रहे परचम, एक की पीएम मोदी भी कर चुके हैं तारीफ। सरायकेला खरसावां जिले के आदिवासी समुदाय के लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा बनवाया है, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो या फिर कला संस्कृति से जुड़े क्षेत्र। इन्होंने कड़ी मेहनत से सफलता के झंडे गाड़े। अब ये लोग समाज के अन्य युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए नई राह दिखा रहे हैं। तो आपका भी राशन कार्ड हो जाएगा रद्द, पीडीएस डीलर की रिपोर्ट पर कार्रवाई की तैयारी। पूर्वी सिंहभूम जिले के 6 माह और उससे अधिक समय से राशन नहीं उठाने वाले 12,000 लोगों के राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से बने ग्रीन कार्ड भी शामिल होंगे। रद्द करने के लिए चिन्हित 12,000 राशन कार्ड शहरी क्षेत्र के हैं। इसमें जमशेदपुर अच्छेद क्षेत्र, गोलमुरी सह जुगसलाई क्षेत्र, जुगसलाई नगर परिषद, मानगो नगर अधिनियम क्षेत्र भी शामिल है।
सूत्रों के मुताबिक 6 माह से राशन नहीं लेने वाले कार्डधारियों का राशन कार्ड रद्द करने की अनुशंसित रिपोर्ट शहरी क्षेत्र के पीडीएस डीलरों ने जमशेदपुर वरिष्ठ अनुभाजन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा कर दी है। प्रतिदिन पीडीएस दुकानों के खाद्यान्न के वितरण की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। जिन पीडीएस डीलरों का वितरण प्रतिशत कम है उन्हें पूर्वी सिंहभूम के डीसी के आदेश से शोकॉज कर लिखित जवाब मांगा जा रहा है। इस पर पीडीएस डीलरों ने चिन्हित 12,000 राशन कार्ड को रद्द करने की अनुशंसा की है। हालांकि यदि कोई वैध कारण के साथ आवेदन करे कि राशन नहीं उठाया है तो विभागीय पदाधिकारी वैसे आवेदकों की समीक्षा करेंगे और फिर से राशन कार्ड बन जाएगा। हालांकि यह कदम विभागीय पदाधिकारी जिले में राशन कार्ड के कोटे की रिक्तियों को अनुरूप ही उठा सकेंगे। जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में 12,000 राशन कार्ड वैसे हैं जो कोविड महामारी के समय बने थे। इधर पिछले 6 माह और उससे ज्यादा समय से राशन का उठाव नहीं हो रहा है। जिले में 6 माह से अधिक समय से राशन नहीं उठाने वाले कार्डधारियों का मामला जिले से पलायन भी हो सकता है। ऐसे में इसकी स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक कार्डधारी के घर में भौतिक सत्यापन के बाद ही हो सकेगी। टाटा स्टील में बोनस पर फैसला जल्द, यूनियन ने प्रबंधन को लिखी चिट्ठी। टाटा स्टील में बोनस समझौता को लेकर टाटा वर्कर्स यूनियन ने आधिकारिक पत्र भेज दिया है। यूनियन अध्यक्ष संजीव चौधरी टुन्नू ने पत्र मैनेजमेंट को लिखा है। इसमें मांग की है कि बोनस समझौता पर जल्द फैसला ले और बैठक शुरू की जाए। ऐसी उम्मीद है कि पत्र के बाद वार्ता शुरू होगी। कई दौर की वार्ता के बाद समझौता होगा। वैसे पहले से फॉर्मूला तय हो चुका है कि जिसके आधार पर समझौता होगा, लेकिन आने वाले साल के लिए बोनस का फॉर्मूला तय किया जा सकता है। संभावना है कि बोनस में कुछ नुकसान भी हो सकता है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में कंपनी को वित्तीय वर्ष 2022-23 में कम मुनाफा हुआ था। हालांकि प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हुई है। झारखंड के 2 वैज्ञानिकों डॉक्टर अभिलाष और डॉक्टर पूर्वी साइकिया को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। झारखंड के 2 वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के लिए चुना गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की डॉक्टर पूर्वी साइकिया और जमशेदपुर स्थित CSIR NML के साइंटिस्ट डॉक्टर अभिलाष को 23 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में सम्मानित करेंगी। इस बार 33 वैज्ञानिकों का इस पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। डॉक्टर अभिलाष को केंद्र सरकार की ओर से पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि वो 23 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में आयोजित सम्मान समारोह में शामिल हो। डॉक्टर अभिलाष ने कहा कि अपने चयन से वे काफी उत्साहित हैं। उन्होंने इसका श्रेय परिजनों के साथ साथ NML को दिया। उन्होंने कहा कि NML के 19 वर्षों के दौरान काफी कार्य किया है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार हासिल करने के लिए जनवरी में जमशेदपुर के डॉक्टर अभिलाष ने आवेदन दिया था। उन्होंने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए इसका उल्लेख भी किया है। इसमें वेस्ट रिसाइकलिंग समेत विभिन्न प्रकार के मेटल के तत्वों को अलग करने से जुड़ी तकनीक की व्याख्या की थी। ATS ने सिमडेगा जेल परिसर में मारा छापा, एक स्मार्टफोन बरामद, हो रहा था कांड। सिमडेगा के जेल परिसर में शुक्रवार को ATS ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल ATS ने जेल में अचानक छापा मार दिया। इस दौरान परिसर में बन रहे नवनिर्मित बैरक में उन्हें एक स्मार्टफोन मिला है। इस फोन को कई आपराधिक घटनाओं में इस्तेमाल किए जाने की आशंका जताई जा रही है। ATS ने उस मोबाइल को जब्त कर लिया है। गैंगस्टर अमन साहू का गुर्गा आकाश राय इसी जेल में बंद है। बताया जाता है कि वह जेल के अंदर से ही कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिलवा रहा है। जब ATS को इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने जेल परिसर में छापा मार दिया। इस दौरान उन्हें एक स्मार्टफोन बरामद हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि इसी फोन के जरिए वह कई घटनाओं को अंजाम दिलवा रहा था। फिलहाल ATS ने उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। जांच के बाद ही इस बात की पूरी तरह की पुष्टि हो जाएगी कि इस मोबाइल फोन के जरिए किन किन आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है और कौन कौन इसमें शामिल है। कोल्हान विश्वविद्यालय के जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग में 2.5 साल से एक भी शिक्षक नहीं। कोल्हान आदिवासी बहुल प्रमंडल है और 9 अगस्त को हम विश्व आदिवासी दिवस मनाएंगे, लेकिन यहाँ के आदिवासियों के उत्थान की बात केवल कागजों में ही सिमट कर रह गई है। इसका जीता जागता उदाहरण कोल्हान विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 13 अगस्त 2009 को रांची विश्वविद्यालय के अलग करके की गई थी। इससे पहले सरायकेला खरसावां और पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम जिले के कॉलेजों का संचालन रांची विश्वविद्यालय के अधीन होता था। KU के गठन को लेकर दलित दी गई थी कि इसकी स्थापना होने से प्रमंडल के गरीब और आदिवासी छात्र छात्राओं को कोल्हान में ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। आदिवासी बहुल गाँव में विद्यार्थियों को जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा
भाषा की पढ़ाई के लिए TRL विभाग का गठन किया गया था। इस विभाग में हो, कुटमांडी और संथाली विषय की स्नातकोत्तर की पढ़ाई होती है, लेकिन शिक्षकों की कमी है। TRL विभाग में शिक्षकों के कुल 7 स्वीकृत पद हैं। इसमें 2 विषय का अलग से एक पद स्वीकृत है, जबकि अन्य 6 पद TRL के नाम से है। लेकिन स्थिति यह है कि विभाग में करीब 2.5 साल से एक भी स्थायी शिक्षक नहीं है। बगैर स्थायी शिक्षक के ही पूरे विभाग का संचालन हो रहा है। इसका खामियाजा विश्वविद्यालय के करीब 500 विद्यार्थियों को उठाना पड़ रहा है। इसे लेकर विभिन्न छात्र संगठनों द्वारा आंदोलन किया गया। मामला राजभवन तक पहुंचा, लेकिन आज भी स्थिति जस की तस है। सरकार भाषा, संस्कृति और परंपरा बचाने के लिए स्थायी स्तर पर एजेंडा तैयार कर रही है, लेकिन बुनियादी स्तर पर किसी प्रकार की सुविधा नहीं दिए जाने से जनजातीय विद्यार्थियों को काफी नुकसान हो रहा है। जमशेदपुर की सुनीता हेम्ब्रोम की बांधनी पेंटिंग और सिलाई के कदरदानों में टाटा स्टील भी शामिल। जमशेदपुर के बिरसा नगर की रहने वाली आदिवासी युवती सुनीता हेम्ब्रोम ने आदिवासी कला को एक नई पहचान दी है। उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि उनकी बांधनी पेंटिंग और सिलाई के कदरदानों में टाटा स्टील जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। सुनीता ने अपने अंदर के हुनर को पहचाना, इसके बाद उस हुनर को और बेहतर किया, फिर अपनी बांधनी पेंटिंग और सिलाई के जरिए खुद संबल बनी और अपने साथ 6 महिलाओं को भी स्वरोजगार का साधन उपलब्ध कराया। सुनीता हेम्ब्रोम एक आम आदिवासी युवती हैं, जिनके सपने छोटे हैं। चूंकि उन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, इसलिए वह घर पर ही रहती हैं और घर के कामों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। उनको कढ़ाई और रंग रोगन का बहुत शौक है। उन्होंने अपने बड़े भाई के मोबाइल से यूट्यूब से कुछ हुनर सीखे और बांधनी आर्ट और पेंटिंग करना शुरू किया। उन्होंने इसको अपने लिए शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने अपना सफेद रंग का स्टॉल पेंट किया, फिर अपने भाई के लिए अपनी सफेद रंग की टी-शर्ट दी और इस तरह उनका सफर बढ़ने लगा। उनके आसपास के लोगों और उनको जानने वाले से ऑर्डर मिलने लगा। वह बिरसा नगर के सामुदायिक केंद्र के महिलाओं को एक समूह से जुड़ी और फिर उनके साथ मिलकर सिलाई और पेंटिंग के अलग अलग तरीके सीखने लगी। अब उनके साथ 6 महिलाओं का समूह है जो कढ़ाई और बांधनी पेंटिंग करता है। अप्रैल 2023 में वह टाटा स्टील फाउंडेशन के जोहार हाट में गई थी और तब से हाट में एक स्टॉल लगाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने लोगों के लिए ऐसे उत्पाद बनाना शुरू किया जिन्हें वे रोजाना इस्तेमाल कर सके। बेडशीट, कुशन कवर, पिलो कवर, स्टॉल और बहुत कुछ बनाना शुरू किया और फिर दिसंबर के महीने में जोहार हाट में भाग लेने का मौका मिला। गोपाल मैदान में आदिवासी युवाओं का महाजुटान आज नगाड़ व मांदर की थाप में गुंजायमान होगी लोह नगरी। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में शुक्रवार को विश्व आदिवासी दिवस समारोह मनाया जाएगा। इसका आयोजन आदिवासी छात्र एकता केंद्रीय समिति की देखरेख में होगा। इसको कोल्हान के आदिवासी छात्र व युवाओं का महाजुटान होगा। हो, संथाल, मुंडा, भूमिज, माहली, खड़िया, गोंड समेत अन्य आदिवासी जनजाति समाज के लोग सैकड़ों पारंपरिक गाजे बाजे व वेशभूषा में शिरकत करेंगे। यह जानकारी आदिवासी छात्र एकता के मुख्य संरक्षक जोसाई मार्डी ने दी। उन्होंने बताया कि विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम युवाओं पर केंद्रित होगा। चावल की कीमत को कंट्रोल करने के लिए सरकार की पहल। चावल की ई-नीलामी करेगा भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम ई-नीलामी के माध्यम से चावल की बिक्री करेगा। बाजार में चावल की कमी ना हो और कीमतों को नियंत्रण रहे, इसे लेकर भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सेंट्रल पूल स्टॉक से ई-नीलामी के माध्यम से देश भर में खुले बाजार में चावल की निश्चित मात्रा में बेचने का निर्णय लिया है। FCI झारखंड के GM मनोज कुमार ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ई-नीलामी प्रत्येक बुधवार को होगी। अगली नीलामी 14 अगस्त को होगी। भाजपा ग्रामीण जिला कमेटी में सिंदरी विस क्षेत्र का वर्चस्व। 23 में से 11 पदाधिकारी जिला अध्यक्ष के गृह विस क्षेत्र से। 23 सदस्यीय भाजपा धनबाद ग्रामीण जिला कमेटी घोषणा गुरुवार को होते ही विरोध शुरू हो गया। नई कमेटी में सिर्फ सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से 11 पदाधिकारी हैं। इसमें जिला अध्यक्ष के अलावा दोनों महामंत्री तथा 4 उपाध्यक्ष शामिल हैं। नई कमेटी में लगभग आधा पदाधिकारी सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के ही हैं, जबकि बाकी दोनों विधानसभा क्षेत्र टुंडी व निरसा से आधा है। निरसा व टुंडी विधानसभा क्षेत्र के सदस्यों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं के बराबर मिली है। पिछली कमेटी में जिला उपाध्यक्ष थे। पूर्व जिला महामंत्री राम प्रसाद महतो की जिला कमेटी में 2 बार के बाद जगह मिली है, उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है। नए चेहरों को भी मौका मिला है। दूसरी तरफ नई जिला कमेटी की घोषणा के साथ ही भाजपा के कई नेताओं ने विरोध
करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के पोस्ट डाले जा रहे हैं। कुछ जातियों की अपेक्षा पर भी आरोप लग रहा है। भाजपा के जिला पदाधिकारियों ने फिलहाल इस मामले में चुप्पी साध रखी है। झारखंड के मसले पर कांग्रेस अध्यक्ष ने की बैठक, जमशेदपुर पर भी चर्चा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों तथा संगठन की मजबूती पर चर्चा की। श्री खड़गे के आवास पर हुई बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और झारखंड के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे। बैठक में जमशेदपुर के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजय कुमार भी शामिल हुए। इस दौरान झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा की गई। बैठक में चर्चा हुई कि जमशेदपुर पश्चिमी अभी सीटिंग सीट है, लिहाजा जमशेदपुर पूर्वी पर भी कांग्रेस का दावा होगा। पहले भी कांग्रेस से यहाँ चुनाव लड़ चुका है, इस कारण उनका दावा होगा। कौन कहां से लड़ेगा और संभावित उम्मीदवारों की सूची भी देने को कहा गया है। इसके अलावा भी कई सीटों पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि इस साल अक्टूबर-नवंबर में राज्य में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित होगा। इसको लेकर तैयारी की जा रही है। जमशेदपुर पूर्वी सीट से खुद डॉक्टर अजय कुमार की दावेदारी है, जबकि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे भी यहां से दावेदार रहेंगे। दोनों के अलावे भी कोई दावेदार है तो इसके बारे में चर्चा होगी। हालांकि कांग्रेस की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने एक्स पर पोस्ट किया, आज झारखंड प्रदेश के नेताओं के साथ मुलाकात में हमने प्रण लिया है कि झारखंड के आगामी चुनाव में जनता के पास दृढ़ता से जाकर संगठन को मजबूत करके हम पुनः इंडिया गठबंधन की सरकार प्रदेश में बनाएंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता के जल, जंगल, जमीन और हमारी जनजातीय सभ्यता को संरक्षण रखना हमारा संकल्प होगा। गोलमुरी होटल के कमरे में मिला पूर्व सैनिक का शव, जांच में जुटी पुलिस। गोलमुरी थाना क्षेत्र के शिवा इन होटल के कमरा नंबर 204 में पूर्व सैनिक सूरज कुमार पांडे का शव पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए MGM मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। घटना गुरुवार की है। घटना के संबंध में पुलिस ने बताया कि पूर्व सैनिक सुजय कुमार पांडे सीताराम डेरा के भूयाडी लाइन नंबर 4 में रहते थे। 4 अगस्त से होटल शिवा इन में रूम लेकर रह रहे थे। वर्तमान में वह सिक्योरिटी गार्ड को रांची और बोकारो में ट्रेनिंग देने का काम कर रहे थे। गुरुवार को होटल से पुलिस को फोन कर सूचना मिली कि एक कमरे में रह रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई है। सूचना पाकर होटल पहुंचने पर देखा कि मृतक के शरीर पर चोट के निशान है, जिस पर वह पट्टी लगाया है। छानबीन के दौरान पुलिस को मृतक के पिता का फोन नंबर मिला। पुलिस के बुलावे पर वह होटल पहुंचे। उन्होंने कहा कि वह शराब का काफी सेवन करता था, इस वजह से उसने हमसे नाता तोड़ दिया था। 1 अगस्त को वह बोकारो जाने की बात कहकर निकला था। इसके बाद वह जमशेदपुर कब आया इसकी जानकारी हमें नहीं है। पुलिस मौत की संदिग्ध मान जांच में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सही कारणों का पता चल पाएगा। 2 दिन बाद भी टाटा स्टील कर्मी के शरीर से नहीं निकल पाई गोली, हालत गंभीर। कदमा तिस्ता रोड निवासी टाटा स्टील कर्मी बुद्धेश्वर मुखी के शरीर से 2 दिन बाद भी गोली नहीं निकाली जा सकी है, जिससे बुद्धेश्वर मुखी की हालत गंभीर बनी हुई है। उनका TMH के CCU में इलाज चल रहा है। इधर अब तक पुलिस हमलावर की भी तलाश नहीं कर सकी है। एक और जहां बुद्धेश्वर मुखी की हालत बिगड़ती जा रही है। बुद्धेश्वर का उसके साथी राहुल के दोस्त से हुआ विवाद। गुरुवार के घर वालों ने बुद्धेश्वर पर फायरिंग के साथ उसके साथी राहुल के दोस्त पर शक जाहिर किया है। इसके अलावा बुद्धेश्वर के पिता का दिसंबर में निधन होने पर घर वाले ने सरायकेला के नावाडीह स्थित पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया था। उस वक्त पड़ोसियों से जमीन को लेकर विवाद हुआ था। बुद्धेश्वर मुखी के भाई बापू मुखी ने बताया कि 1 माह पूर्व भाई का उसके दोस्त राहुल के दोस्तों के साथ विवाद हुआ था, जिसमें मारपीट भी हुई थी। हालांकि इसकी जानकारी घर वालों को नहीं थी। एक दिन वह फोन पर किसी से इस संबंध में बात कर रहा था। बापू मुखी ने बताया कि हम लोगों का किसी से विवाद नहीं हुआ है। ऐसे में पूरे परिवार को सुरक्षा की चिंता सता रही है। घर वाले पुलिस व प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। बापू मुखी ने कहा कि भाई का सही तरीके से इलाज नहीं हो रहा है, इस पर भी प्रशासन ध्यान दे। उल्लेखनीय है कि गत मंगलवार की रात टाटा स्टील से ड्यूटी खत्म कर घर लौटने पर कदमा जिस्ता रोड स्थित क्वार्टर के सामने ही बदमाश ने बुद्धेश्वर मुखी को पीछे से गोली मार दी थी। इस संबंध में बापू मुखी के बयान पर कदमा थाने में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
धनबाद बोकारो के कॉलेजों में 20,000 से अधिक सीटें खाली। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के अंतर्गत धनबाद बोकारो के कॉलेजों में 20,000 से अधिक सीटें खाली हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से नामांकन देने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। दोनों जिलों में 3 ऐसे कॉलेज हैं जहां सभी विषयों पर सीटें खाली हैं। इसमें सिंदरी कॉलेज सिंदरी, डिग्री कॉलेज टुंडी और बेबी कॉलेज बेरमो है। शेष कॉलेजों में 1 या 2 विषयों में सीट खाली है। विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक नामांकन सेल में उन छात्र छात्राओं का नामांकन लिया जाएगा जिनका नाम प्रथम, द्वितीय और तृतीय सूची में शामिल है और अब तक नामांकन नहीं लिया गया है। इन छात्रों को नामांकन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। विश्वविद्यालय के विशेष नामांकन अभियान चलाने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।